इशू ये है कि पैलेस्टाइन के मुद्दे पर, गाजा के मुद्दे पर बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र भारत के खिलाफ पहले भी बयान देते रहे हैं कि भारत और इजराइल की जो करीबी है, इस करीबी के चलते मुस्लिम देशों को भारत का बायकॉट करना चाहिए। फिर चाहे तुर्की हो, पाकिस्तान हो, अजरबैजान हो, इनका ऑपरेशन सिंदूर के समय एक हो जाना कहीं ना कहीं तुर्की का इजराइल से नफरत करने के कारण था। परिणाम यह था कि तुर्की को इजराइल से दिक्कत थी, इजराइल भारत मित्र थे, तो बोले भारत और इजराइल मित्र हैं तो तुर्की और पाकिस्तान मित्रता निभाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के समय पर अक्सर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान कश्मीर को गाजा बताकर ही ट्रीट करता है कि देखिए जिस तरह से इजरायलियों ने वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जा किया हुआ है, भारत ने ऐसे ही कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है। वो यही कहकर के लोगों का समर्थन दुनिया में जुटाता है। मुस्लिम देशों में जब जब गाजा के ऊपर कभी भी चर्चा होती है, पाकिस्तान ओआईसी की टेबल पर ले जाकर कश्मीर को रख देता है कि साहब जब इसकी चर्चा कर रहे हो तो इसकी भी कर लो। ऐसा करके इजराइल ने अगर गाजा पर हमला किया तो भारत ने इजराइल की मदद करी गाजा को नुकसान पहुंचाने में, तो ये मुस्लिम देशों को और एकजुट करने के काम आ सकती है, भारत के खिलाफ सेंटिमेंट तैयार कर सकती है। इस खबर का सही में मायना ये है। जब यह मायना सही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है तो राष्ट्रीय स्तर पर भी है, क्योंकि भारत के अंदर भी कई राजनीतिक दल केवल इसलिए खुलकर इजराइल के साथ नहीं आते क्योंकि उन्हें लगता है कि देश के अंदर एक वर्ग, मुस्लिम वर्ग, कहीं उनसे खफा ना हो जाए, उनका जो वोट बैंक है वो उनसे नाराज ना हो जाए, उनके लिए जो जरूरी वोट एक साथ होकर पड़ते हैं वो कहीं बट ना जाए। अगर इजराइल का सपोर्ट किया तो मुस्लिम वोट छिटक सकते हैं। इसी के चलते बहुत से राजनीतिक दल, इवन यूपीए के काल में भी और उससे पहले के काल में भी, पहले की राजनीति में भी यही रहा कि इजराइल के साथ प्रधानमंत्रियों की यात्रा ही नहीं हुई, क्योंकि इजराइल और गाजा का मुद्दा जो है वो इतना आसान नहीं है जितना कि भारत पाकिस्तान को आप कह सकते हैं कि दो देश हैं। वहां पर दूसरा देश अस्तित्व की ही लड़ाई लगातार लड़ रहा है जिसका नाम फिलिस्तीन है। ऐसे में एक नेचुरल सेंटिमेंट जो है मुस्लिम्स का फलस्तीन के साथ है, और भारत के मेजॉरिटी हिंदूज का या नेशनलिस्ट लोगों का जो आतंक से पीड़ित हैं, पाकिस्तान से प्रताड़ित हैं, वो पाकिस्तान की खिलाफत करते हुए इजराइल का साथ देते हैं कि ठीक है, तुम अगर ऐसा सोचते हो कि कश्मीर पर तुम्हारा साथ इस तरह से रहेगा तो ये हम, और ये हुआ भी है। गाजा में से बहुत सारे हमास के आतंकी निकल करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आकर भारत के खिलाफ बयानबाजी किए हैं, भारत के खिलाफ तमाम प्रकार की इस तरह की हरकतें की हैं कि नहीं हम भारत में वैसे ही हमले करेंगे जैसे हमने अक्टूबर 7 2023 को इसराइल में किए थे। तो ये सब चीजें ऐसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2+2=4 दिख नहीं रहा है। एनीवे anyway, अब इस खबर को आगे डिकोड करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि भारत में निर्मित वेपन्स को बेचा गया इजराइल को, और इस काम को करने के लिए कई प्राइवेट कंपनीज ने इस काम को ऑर्गेनाइज किया। भारत और इजराइल की जो फिलहाल मित्रता है, इस पूरी मित्रता में जो यूपीए सरकार रही, वो यूपीए सरकार इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा बचती रही। उन्होंने अपनी तरफ से एस एम कृष्णा नाम से जो विदेश मंत्री थे 2012 में उनको भेजा, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की वहां पर यात्रा हुई। इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है, एक समय पर भारत, जब यूपीए सरकार भी थी उस समय पर भी भारत इजराइल से सबसे ज्यादा वेपन खरीदने, सेकंड लार्जेस्ट वेपन इंपोर्टर थे इजराइल से, लेकिन इसे हम कभी एंडोर्स नहीं करते थे। मतलब विज्ञापन में जब बात आएगी निकल करके तो हम रूस का, अमेरिका का नाम तो लेंगे, लेकिन इजराइल को इतना प्रमोट नहीं करते थे। जानकारी इस तरह की है कि इंडिया हैज बॉट मिलिट्री हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम इजराइल वर्थ अराउंड $1 बिलियन एवरी ईयर ओवर लास्ट फ्यू ईयर। ये हमने इजराइल स्नीक्स नंबर 2 पोजीशन इन आर्म सप्लायर 2007 की न्यूज कटिंग पढ़ी है। यहां पर एक जानकारी यह भी है कि भारत लगभग 1 से 1.5 बिलियन का हर साल वर्ष 2007 में भी वेपन इजराइल से खरीदता था, और इतना कि भारत जो वेपन खरीद रहा है वो सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड मतलब मार्केट के अंदर अगर व्यापार देखा जाए तो मात्रा के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा है, जिसमें हमारे द्वारा इनकी कई ऐसी मिसाइल प्रणाली, हमने कई ऐसी तकनीकी इनसे परचेज की जिसमें हमारे मिग फाइटर्स को अपडेट करना भी शामिल था। हमने कई हाईटेक सिस्टम इनके साथ डेवलप किए। देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, नई पार्टी की सरकार बनी, बीजेपी सत्ता में आई, और उस समय पर प्रधानमंत्री की 2017 में इजराइल की यात्रा हुई। इजराइल की यात्रा हुई और हमने तय किया कि एक दूसरे के साथ मिलकर बाइलैटरल डिफेंस कॉपरेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें भी यही सोचा जा रहा था कि इजराइल भारत को वेपन बेचेगा और भारत इजराइल से वेपन खरीदते हुए आगे बढ़ेगा। वाइसे वर्षा इजराइल भी दुनिया के कई देशों से, जैसे यूएस, जर्मनी, इटली, इनसे वेपन खरीदता रहा है।
भारत भी इजराइल से लगभग 2018 से 22 के बीच में 3.2 बिलियन डॉलर के वेपन खरीदा है। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को पढ़ा जाए तो उसमें निकलता है कि भारत ने 3,90,000 मिलिट्री ग्रेड स्मॉल आर्म्स पार्ट जो है वो इजराइल को बेचे हैं 2023 से लेकर 2025 के बीच में। ऐसे ही नहीं, 5,64,000 एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस कंपोनेंट भारत ने इजराइल को बेचे हैं। 298 मिलिट्री व्हीकल कंपोनेंट भारत के द्वारा इजराइल को दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इनमें कंपनियों के नाम तक भी बाहर निकल कर आए, जिसमें एल्बिट सिस्टम, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम। ये वो फ्रांस वाला रफाइल नहीं है, ये दूसरा रफाइल है इनका, इजराइल वालों का। ठीक है, तो अक्टूबर 7 की घटना के बाद भारत ने इजराइल को वेपन दिए। ये बात भारत दे सकता है या नहीं, इस पर जाकर टिकती है। क्यों भारत नहीं दे सकता, इसको लेकर के क्या क्लॉज है? असल में दुनिया ने 2017 के अंदर, मतलब असल में क्या हुआ कि एक ऐसा नियम बनाया गया जिसको एटीटी के नाम से जाना जाता है, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, कि अगर दुनिया के दो देश युद्ध लड़ रहे हैं तो बाकी देश ये तय करें कि वो उन्हें युद्ध के समय वेपन नहीं देंगे। लेकिन आपने रशिया यूक्रेन के केस में यूक्रेन को अमेरिकी वेपन मिलते हुए, यूरोपियन वेपन मिलते हुए देखा। आपने ईरान को चाइनीज रशियन वेपन मिलते देखा, रशिया को ईरान के, चाइना के वेपन मिलते देखा। दुनिया के लगभग 100 देश ऐसे निकल कर आए जिन्होंने ये ट्रीटी की कि जब युद्ध हो रहे होंगे तो उन देशों को हम वेपन नहीं देंगे। भारत ने 2013 में इसी ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिए कि नहीं, हम इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि युद्धरत देशों को वेपन देने पड़ सकते हैं। हम इससे निकल लिए। आर्म्स ट्रेड ट्रीटी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध करते हुए देशों को रोकने के लिए थी, 2013 के अंदर जो यूएन की असेंबली है वहां पर प्रपोज की गई थी, हमने उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। और आज हम इसी की बचत में, या कि हम सब एटीटी के साइन करता तो नहीं है, तो हम माल बेच सकते हैं। हमने इनको सामान बेच दिया, लेकिन यह सामान बेचने से हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं आ रहे, हमारे ऊपर मोरल प्रेशर आ रहा है। इसीलिए भारत सरकार ने कभी ओपनली इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की यह खबर पूरी तरह जंगल में आग की तरह फैल गई है। पता चला एमनेस्टी इंटरनेशनल को कि भारत ने, एचएस कोड होता है 93 प्लस और 8710 प्लस, इन दो कोड्स के तहत अपने सामान एक्सपोर्ट किए थे। एचएस कोड क्या होता है? जब भी आप कस्टम्स के थ्रू कोई सामान बेचते हैं तो उस आइटम के कोड को बॉक्स पे डाल दिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि जो इसके अंदर माल जा रहा है वो माल क्या है, किस कैटेगरी का है, क्या काम में आएगा, वो सारी बातें ऊपर ही शिपमेंट के लिख दी जाती हैं ताकि शिपमेंट को खोलकर ना देखा जा सके। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उन्हीं शिपमेंट्स को ट्रैक करते हुए लगभग 2600 ऐसे शिपमेंट ऑफ आर्म्स और पार्ट्स और एम्यूनिशन बाहर निकाले, जिससे पता चला कि 7 अक्टूबर 23 से लेकर 30 नवंबर 25 तक भारत ने इनके साथ में व्यापार किया है। जब और गहराई तक अंदर जाया गया तो पता चला कि भारत ने पीएलआर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी और इंडो एमआईएम प्राइवेट लिमिटेड, कल्याणी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, अल्फा एल्स डिफेंस एंड एरोस्पेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, इन कंपनियों की मदद से, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इनकी मदद से माल एक्सपोर्ट किया है। यानी डिफेंस के अंदर भारत की प्राइवेट कंपनीज ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, लेकिन भारत सरकार उसमें फ्रंट फेस बनकर नहीं आई, प्राइवेट तरीके से चलता रहा। जैसे ही एमनेस्टी ने यह खबर बाहर निकाली, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा का विषय बन गई। अल जजीरा लिखता है कि इंडिया कंटिन्यूज टू सप्लाई आर्म्स टू इजराइल despite a substantial risk of them being used in the ongoing genocide अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। वेपन भेजते रहे जबकि यह पता था कि इनका इस्तेमाल जो मास में नरसंहार किया जा रहा है गाजा के अंदर, वहां हो सकता है। बाय द वे, एमनेस्टी इंटरनेशनल और अल जजीरा दोनों ही इजराइल में बैन है। और तो और ऐसे ही तुर्की का न्यूज चैनल टीआरटी वर्ल्ड, वो भी इसे ऐसे ही उठाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के द्वारा भी इस खबर को रात हाथों हाथ उठा लिया जाता है कि देखो भारत ऐसा किया था। ये कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों के नाम हैं, साजिया खान जैसे, जो इस मामले को उठा करके अब चल रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान खुद इस समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बड़ी संख्या में लोगों को मार रहा है, जिसको खुद अंतरराष्ट्रीय मीडिया कवर कर रही है। बट कोई नहीं, फिलहाल इन लोगों की चर्चाएं इस बात पर चल रही है और भारत में भी अब यह चर्चा होना शुरू हो गई है कि भारत सरकार ने यह बताया क्यों नहीं। अब आते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऊपर। हमारा क्या लेना देना है एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ? असल में इसके ऊपर एक मीम बड़ा सही बैठता है और वो ये है कि बोलने दे, तकलीफ हुई है बेचारे को। ऐसा क्यों? असल में जब से एनडीए सरकार बनी है तब से एमनेस्टी इंटरनेशनल पर कई बार मानवाधिकार के नाम पर जांच बिठाई गई है।
ये साहब मानवाधिकार के नाम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फंड लेकर आते हैं और भारत के अंदर दंगे भड़काते हैं। ऐसे में भारत ने जो एफसीआरए एक्ट, जिस पर मैंने 2 दिन पहले ही सेशन किया था, उस एफसीआरए एक्ट के आने से पहले ही, एफसीआरए एक्ट में जो अभी अमेंडमेंट्स आए उसके पहले ही एमनेस्टी का काम भारत में बंद करा रखा है। यानी कि ये भारत में काम नहीं कर पाती। तो इजराइल हुआ, रशिया हुआ, भारत हुआ, यहां पर एमनेस्टी का काम बंद हो चुका है। मतलब इनका एनजीओ यहां काम नहीं कर पाता, पहले करता था। हमने आज से 3 दिन पहले जो आपको एफसीआरए के ऊपर एक डिटेल सेशन किया था, उसमें भी आपको इसकी जानकारी हमने दी थी। एमनेस्टी खुद 17 जुलाई को इस तरह का कवर पेज लगाई है खुद के उस पर कि स्टॉप टारगेटिंग एनजीओज एंड इंस्टीट्यूशंस। ये जो लोग आपको विपक्ष के दिखाई दे रहे हैं, ये विपक्ष के लोगों के द्वारा एनजीओज और इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करने की खबर उसने खुद हेडलाइन बनाई कि हमारे देश के अंदर यानी भारत में एनजीओज को टारगेट किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह खबर लेकर के ये दुनिया में घूमता है। भारत में बैन है, इजराइल में बैन है, रशिया में बैन है। क्यों बैन है? क्योंकि ये इस तरह के मामलों में, जिसमें मैंने आपसे अभी कहा कि विचार रखने की आजादी के ऊपर अगर किसी को जेल में भर दिया गया है, तो उनके लिए मानवाधिकार संबंधी मामले के नाम पर यह फंडिंग का जो दुरुपयोग करता है, एफसीआरए में उन्हें प्रतिबंधित किया हुआ है। भारत चूंकि यूएन के अंदर टू स्टेट सॉल्यूशन का पक्षधर है और भारत का विदेश मंत्रालय खुद कई बार यूएन के अंदर भी यह बात बोला है कि हम गाजा के लोगों के समर्थक हैं और गाजा में जो हुआ, एक्सप्रेस कंसर्न ओवर लॉस ऑफ सिविलियन लाइव्स, हम अस्पताल निर्माण के लिए और मतलब यहां पर जो वायलेशंस हुए हैं उनके लिए, उनके खिलाफ बोलते हैं। भारत सरकार ने खुद ने कई बार इस पर बयान दिए हैं। हालांकि भारत ने यह फैसला कि वो इजराइल को वेपन देगा, इसे पब्लिक नहीं किया। ये कई सवाल खड़े करेगा। सवाल के साथ साथ रशिया के साथ भी संबंध बिगाड़ सकता है, क्योंकि रशिया ने भी भारत से वेपन्स की आस्क की थी। ये रिपोर्ट्स हैं, लेकिन भारत ने उसे पब्लिक में नहीं आने दिया। हो सकता है कि भारत ने रशिया को भी वेपन्स भेजे हों, उनकी खबर बाहर अब तक ना निकली हो। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो खबर निकाली, इसका भारत के अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर क्या असर पड़ेगा, यह एक निश्चित ही विचारणीय तथ्य निकल कर आया है। वहीं लास्ट में जाते जाते खबर, ये थोड़ी देर पहले की खबर है कि ट्रंप ने अनाउंस किया है कि गाजा और इजराइल के बीच का पीस प्लान एग्जीक्यूट हो गया है और हमास अब अपने वेपन छोड़ देगा। यह खबर निकल कर आई है। तो भाई साहब, monumental step towards lasting peace. Donald Trump announced historic Gaza deal on board of peace, agrees on Hamas disarmament कि हमास हथियार छोड़ने को तैयार हो गया है। ठीक है साहब, ये था कंप्लीट अपडेट। उम्मीद करते हैं कि जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने साथियों के साथ इसे अवश्य साझा करें। सब्सक्राइब करना याद दिलाना पड़ रहा है, आपसे गुजारिश है कि उसमें कोई खर्चा नहीं है, बस जाके क्लिक करना है। हमारा बूस्ट नॉलेज का, हमारे साथ साथ कॉन्फिडेंस का, ये एक साथ होने लगता है कि आपने हमें पसंद किया है। धन्यवाद। और हाँ, लिंक कमेंट बॉक्स में है, जाकर आप उसे फॉलो कर सकते हैं।